नमस्कार दोस्तों। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन ने हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं हमारा 51वां अंक, 51st एपिसोड। दोस्तों, ये जो एक लैंडमार्क समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन ने पूरा किया है, ठीक इसी तरह समावर्तन का जो हमारी जो साहित्यिक पत्रिका है उसने 13 वर्ष पूरे किए हैं और इस महीने हमने अपना 153rd अंक प्रकाशित किया है। तो एक काफ़ी लंबी यात्रा रही है हमारी, और आज का जो हमारा ये 51st एपिसोड है, इसमें हम आपके बीच लेकर के आएंगे महाकवि भास द्वारा लिखित अभिमारक, जिसको आपके बीच प्रस्तुत करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात अशोक भौमिकता की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी मेरी बहन डॉक्टर निवेदिता वर्मा, और निरंजन श्रोत्रिय जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हरदीप दायले जी को कि वो आएँ और अभिमारक की रूपरेखा देते हुए श्री गिरिजेश व्यास जी को आमंत्रण दें। हरदीप दायले। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल तीसरे एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार हमारे विदूषक महाराज अभिमारक से नाराज हो जाते हैं। वो क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि वो उन्हें अपने मन की बात नहीं बताते, ऐसा उन्हें लगता है, और वो अकेले ही अकेले कन्यापुर में जाने का निर्णय ले लेते हैं। तो इससे भी वो खिन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है, यार मेरे मित्र तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। पर जब उन्हें पता चलता है कि वहां पे इतना खतरा है, तब वो एक बार में मना कर देते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें अंगूठी वाली बात पता चलती है, अंगूठी, अरे भैया वही गायब होने वाली अंगूठी जिसको पहनते ही व्यक्ति गायब हो जाता है, तब तो उसके बाद विदूषक भी वहां जाने के लिए जिद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि भैया कन्यापुर तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी अंगूठी वहां से वापस लेना है, उस चेटी से मुझे बदला लेना है। वो इस तरीके का वो करके और जाने की जिद पकड़ लेते हैं। तो अभिमारक उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन में हम पिछले अंकों में नाट्यालेख वाचन कर रहे थे और नाटक है अभिमारक। पिछले अंक में हमने ये देखा था कि अभिमारक के पास धात्री और चेटी पहुंचती हैं और उसको कन्यापुर में प्रवेश की जो है वो सलाह देती हैं, और जाते जाते उसको भूल जाती हैं राजकुमार। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। राजकुमार जब वो बोलती हैं, उसी समय मंच पर विदूषक का प्रवेश होता है। धात्री और चेटी चली जाती है। विदूषक: कौन राजकुमार? कैसा राजकुमार? अरे क्या शाप काल? वो धात्री और चेटी हैं अभी वहां पर। उन दोनों को अभिमारक के साथ देखकर वो बीच में ही रुक जाता है। धात्री: अच्छा अब आज्ञा दीजिए। दोनों जाने लगती हैं। चेटी: प्रणाम ब्राह्मण देवता, मैंने सुना आपकी किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी हो गई। चोरी नहीं, डकैती हो गई। मुझको दिन दहाड़े लूट लिया। हाय भगवान, तब तो बड़ा भयानक डाकू होगा। भयानक नहीं, मुलायम, चिकनी और सुंदर एक नारी ने यह कुकर्म किया है। फिर तो यह मूल्यवान वस्तु अवश्य ही तुम्हारा हृदय होगा। अभिमारक कहते हैं। विदूषक: सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। एक हाथी की सूंड में अपना हृदय बांधकर तुमने उछाल दिया उस राजकुमारी की तरफ, और अब मुझ जैसे खूसट ब्राह्मण से ठिठोली करते हो। लाज नहीं आती? धात्री: आपकी कौन सी मूल्यवान वस्तु की चोरी हुई? चोरी नहीं, डकैती, और वो मूल्यवान वस्तु है इस निर्धन ब्राह्मण की इकलौती अंगूठी, और उसकी दिन दहाड़े डकैती की है इस दासी पुत्री ने। ठहर ठहर, तुझे देखता हूं मैं, बचकर जाएगी कहां? चेटी भागती है। विदूषक उसका पीछा करता है, मगर पकड़ नहीं पाता। गिरता पड़ता भागता पीछा करता है, और चेटी उसको हंसती हुई खूब छकाती है। ठहर दासी पुत्री, तुझे तेरे यौवन का बड़ा गुमान है, मुझे खूसट समझ रही है। अब देखता हूं तू कैसे बचती है। विदूषक बड़ी तैयारी से लपकता है, मगर अभिमारक उसे रोक लेता है।
विदूषक, मैं कह देता हूं, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने एक तुच्छ नारी के पीछे अपने मित्र को नीचे दिखाया। तुम्हारे लिए तो यही उचित था कि तुम अपने मित्र का पक्ष लेकर उस पापिन दासी पुत्री को दंड देते, मगर तुमने उल्टे मेरा ही नुकसान किया। ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हारा साथ सदा के लिए छोड़कर जाता हूं। अरे, अभिमारक कहते हैं, अरे तुम तो सचमुच जाने लगे। अब ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। बस यही खेद रहेगा कि मैंने अपने मित्र आर्य संतुष्ट के लिए जो बढ़िया पकवान बनाए थे वो अब अकेले ही मुझे खाने पड़ेंगे। ठीक है, खा लूंगा। विदूषक रुक जाता है। अरे, अभिमारक कहते हैं, अरे रुक क्यों गए? जाओ ना, तुम पापी हो, नराधम हो, अपने मित्र की दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाते हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें छोड़कर अवश्य जाऊंगा, लेकिन भोजन करने के बाद। अभिमारक, अरे तुम तो सचमुच मान गए, मैं तो ठिठोली कर रहा था। यहां तो मित्र खुशी के मारे ही मेरा पेट भर गया है। तुमको शुभ समाचार दूंगा तो तुम्हारा पेट भी खुशी के मारे भर जाएगा। विदूषक, देखो मित्र, कह देता हूं, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, अच्छा नहीं होगा। आज मेरे साथ ये दूसरी चोट हुई है, पहले तो उस दासी पुत्री ने चोट की और अब। अभिमारक, लेकिन मैंने तो तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराई है। अरे अंगूठी जाए भाड़ में, उस पापिन ने भी भोजन का लोभ दिखाकर मेरी अंगूठी लूट ली, और तुमने भी भोजन का झूठा प्रलोभन दिखाकर मुझे धोखा दिया है। मैं कह देता हूं, हाँ, मैं भी क्रोध में आकर तुमको श्राप दे दूंगा। अभिमारक घुटने के बल बैठ जाता है। बस ब्राह्मण देवता, यही श्राप दो कि राजा कुंती भोज के कन्यापुर में राजकुमारी के साथ बंदी बना रहूं। विदूषक, राजा कुंती भोज के कन्यापुर में राजकुमारी के साथ तुम बंदी बने रहोगे? लेकिन कैसे? अभिमारक, तुम्हारे शाप से। दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है, क्या चक्कर चला रखा है, बताओ ना। अभिमारक, वो दोनों आई थी ना? हाँ हाँ, आगे बोलो। वे दोनों हमारे दुख की दवा ले आई थी। कहां है दवा, बताओ, किधर है, कौन सी दवा? अरे देखने की नहीं, सुनने की है। फिर बातें बनाने लगे। अभिमारक, अब मैं क्या बात बनाऊं, साक्षात ईश्वर ने सारी बातें बनाकर मेरे पास भेज दी हैं। सुनो, आज आधी रात को मुझे राजा कुंती भोज के राजप्रसाद के कन्यापुर में प्रवेश कर राजकुमारी कुरंगी से साक्षात्कार करना है। विदूषक, बेचारा अभिमारक, हे ईश्वर, बचाओ मेरे इस इकलौते मित्र को। उस पापी दासी पुत्री ने मेरे मित्र का अपहरण करने के लिए कैसी भयानक चाल चली है, और यहाँ ये हाल है कि राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर मेरे मित्र की मति मारी गई है। हे ईश्वर, मेरा मित्र यदि सचमुच कन्यापुर में प्रवेश करने के लिए पहुंचा तो उसकी खोपड़ी की वही दुर्दशा होगी जो भारी भरकम कद्दू को छोका बनाने के पहले होती है। अभिमारक, तुम भूल रहे हो मित्र, मैं अभिमारक हूं। एक समूची सैन्य वाहिनी को मैंने अकेले ही ऐसे परास्त किया है कि वह शत्रु वाहिनी आज तक अपना सिर नहीं उठा सकी है। और साधारण मनुष्य तो क्या, मैंने भेड़ का रूप धारण करने वाले उस असुर राज को भी अकेले ही मौत के घाट उतारा है। फिर भी तुम शंका करते हो। अरे बाबा, जानता हूं, मानता हूं, तुम्हारे अमानुषिक पराक्रम को मानता हूं, लेकिन सोचो तो, आधी रात छिपकर राजप्रसाद के कन्यापुर में प्रवेश करने की कोशिश में यदि तुम पकड़े गए तो कितना अपयश मिलेगा। अभिमारक, अब तो मैंने निश्चय कर लिया है मित्र कि किसी भी हालत में कुंती भोज के अंतःपुर में प्रवेश करना ही है। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुमसे अनुमति चाहता हूं। अनुमति? अनुमति कैसी? अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी उस पापिन दासी पुत्री से अपनी अंगूठी वापस लेनी है, और फिर आड़े वक्त पर तुम्हारे साथ रहूंगा तो कम से कम चिल्लाने के काम तो आ सकूंगा। अभिमारक, ऐसा तो नहीं हो सकेगा मित्र, मैं इस बात की अनुमति नहीं देता हूं। सुनो, किसी और के घर में प्रवेश करो तो अकेले ही, यदि मंत्रणा करनी हो तो 2 चाहिए, और यदि युद्ध का अवसर आए तो 1-2 नहीं, फिर अनेक चाहिए। विदूषक, मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे। हे ईश्वर, कल्याण करो। आज के हमारे 51st एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं, आमंत्रण देता हूं मेरी बहन डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आए और अशोक भौमिक की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। समावर्तन के आदरणीय दर्शक, श्रोता, पाठकों को निवेदिता वर्मा का नमस्कार। सम्मानीय अशोक भौमिक जी सिर्फ संवेदनशील चित्रकार ही नहीं, कहानीकार भी हैं।
जीवन पुरहाट जंक्शन कहानी संग्रह दरअसल दादा का भोगा हुआ यथार्थ है। आज की कहानी सोनचिरे इसका ही हिस्सा है, जो न सिर्फ मन को छू जाएगी बल्कि शाश्वत प्रश्नों के उत्तर की भी अपेक्षा करती है यह कहानी। तो आइए आपको सुनाती हूँ सोनचिरे का पहला भाग। हर एक इंसान की जिंदगी में मेरी ही जिंदगी की तरह जीवन पुरहाट जंक्शन की तलाश का एक सफर रहा है। इस सफर में सहयात्री निरंतर बदलते रहे और सच पूछिए तो सफर में कुछ नायाब देखा, वो सब इन सहयात्रियों ने ही दिखाया। इनमें से कईयों ने मुझसे पूछा, ये जीवन पुरहाट जंक्शन जिला चांदगढ़ में है या बनारस में। किसी ने पूछा, बाऊ ये जीवन पुरहाट जंक्शन वहाँ कोने लाइन में पड़ी। कोई कहता है, पाई जाना ए जीवन पुरहाट जंक्शन कितने है। कभी किसी रविंद्र प्रेमी बंगाली भी मिला जिसने दार्शनिकता के साथ पूछा, कथाएं आछे आमा जीवन पुरहाट जंक्शन। मैंने अपने आप से भी बार बार इस सवाल को दोहराया, सही उत्तर नहीं मिला। हालांकि हर सवाल का जवाब मिल ही जाए यह भी तो जरूरी नहीं, पर इस सफर पर चलते हुए कम से कम एक बात तो समझ में आ ही गई, वो यह कि जीवन से ज्यादा चमकप्रद इस जीवन में शायद कुछ भी नहीं। और यहाँ नियम एक ही है कि कोई निर्धारित नियम नहीं। चांदगढ़ में डीएवी कॉलेज के शिक्षक विनय कुमार ने पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से की थी। किसी कारण से चांदगढ़ के शुरुआती दिनों से ही वह मेरे और नरेंद्र के दोस्त बन गए थे। हमारी कॉलोनी के ठीक सामने सरकारी कॉलोनी में उनका फ्लैट था, जहां वह अपनी पत्नी मधु और इकलौते बेटे शेखर के साथ रहते थे। मुझे शतरंज खेलना बिल्कुल नहीं आता था, जबकि मेरा दोस्त नरेंद्र मिर्जा सज्जाद अली बना चांदगढ़ के उदासी में किसी नीर रोशन अली को तलाशता रहता था। विनय कुमार नरेंद्र के लिए शतरंज के खिलाड़ी का मीर रोशन अली तो बन गए थे, पर वह वक्त वाजिद अली शाह का नहीं था। इसलिए दोनों को रोज रोटी रोजी के लिए काम पर निकलना ही होता था। इसलिए उनकी शतरंज की बिसात बस शाम को ही बिछ पाती थी, और वह रोज नहीं। शतरंज के इस खेल ने पहले विनय और फिर नरेंद्र को आपस में जोड़ा, और उसके बाद मैं उनसे जुड़ गया, और जल्द ही विनय कुमार की पत्नी मधु भाभी और उनका 12 साल का बेटा शेखर भी जुड़ गए। कई बार मैं रात का खाना खाने जब होटल की ओर निकलता तो नरेंद्र को लेने विनय कुमार के घर पहुंच जाता, पर मुझे पता नहीं था कि कुछ एक शतरंज के खिलाड़ी कितने शातिर होते हैं। खेल को उन्हें जारी रखना होता था, सो मेरे जाते ही दोनों यूं चौंकते कि मानो उन्हें घड़ी देखना आता ही नहीं है। नरेंद्र बोला, ओए होए अम्मा, अभी 6 बज रहे हैं और अभी 9। कमाल हो गया विनय भाई, अब चलिए, अब चाय चलिए, जल्दी चलिए। विनय कुमार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भले नहीं थे, पर चातुरी में नरेंद्र से किसी मामले में कम भी नहीं थे। मुझे देखते ही लॉटरी के मिलने के अंदाज में उल्लासित होकर चिल्लाते थे, वाह साहब वाह, यहाँ तो बैठा नहीं जा रहा आज। मधु ने क्या कढ़ी बनाई है, बस पूरा मोहल्ला ही महक उठा है। पति के ऐसे आनंद नाद का अर्थ भारतीय महिलाएं खूब समझती हैं, सो मधु भाभी हमारे लिए भी खाने का इंतजाम कर देती, और इसी बीच दोनों खिलाड़ी अपने राजा रानी मंत्री हाथी घोड़े 1 घंटा और दौड़ाते। इस तरह हम 5 का एक अंतरंग समूह सा बन गया। इसी समूह में कब चारों लोग और जुड़ गए यह पता ही नहीं चला। श्याम सुंदर पंत विनय कुमार के ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे और राष्ट्रीय विद्यालय की शिक्षक थे। उनकी पत्नी नीरजा जी स्थानीय महारानी दुर्गा देवी महिला विद्यालय की हिंदी मैम थी। उनके फूल से 2 बच्चे थे, अमल और कमल। श्याम शंकर पंत एक निहायत सरल किस्म के आदमी थे और उनका एक सीधा साधा परिवार था। उनमें और उनकी पत्नी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी आज उन्हें याद किया जाए। पर जैसे पहले ही मैं कह चुका हूं कि जीवन से ज्यादा चमकप्रद इस जीवन में शायद कुछ भी नहीं है, उन्हें मैं आज भी इसलिए याद करता हूं।
चांदगढ़ में मैं श्याम सुंदर पंत और विनय कुमार से धीरे धीरे ऊबने लगा था। उनके पास बातचीत करने को अपर्याप्त महंगाई भत्ता से लेकर गेहूं, चावल, दूध, सब्जी की बढ़ती कीमतों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। फिर शतरंज में मेरी तनिक भी रुचि नहीं थी कि उसी के बहाने मेरा उनसे नियमित मिलना हो पाता। पर शेखर, अमल और कमल से मेरी बराबर मुलाकात होती रहती थी। वे पेंटिंग सीखने मेरे घर आया करते थे। यूं ही शायद काफी समय गुजर गया था। टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा में वो मेरे लिए सम्मिलित भोज होते थे और मुझे मेरे तीनों शिष्य उपहार भी देते थे। चांदगढ़ में उस साल की दिवाली में ठंड वक्त के पहले ही पड़ने लगी थी। कॉलोनी में रह रहे सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिवाली की छुट्टी मनाने अपने अपने घरों को गए हुए थे। चांदगढ़ में बस मैं ही रह गया था। चांदगढ़ इतना सुना मुझे पहले कभी नहीं लगा था। दिवाली के एक दिन पहले मैं शेखर, अमल और कमल के लिए कुछ पटाखे और मिठाई लेकर उनसे मिलने गया था। तभी विनय कुमार ने बताया कि श्याम सुंदर जी की पत्नी नीरजा जी 2 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे यह जानकर बुरा लगा क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि नीरजा जी के बीमार पड़ने और अस्पताल जाने की खबर भी मुझे नहीं मिल पाती। विनय कुमार श्याम सुंदर और उनकी पत्नी के लिए रात का भोजन लेकर अस्पताल जाने वाले थे, सो मैं उनके साथ हो लिया। अस्पताल के गेट पर विनय कुमार ने मुझसे कहा, श्याम सुंदर बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप उसे जरा भरोसा दीजिए। नीरजा पर दवाएं काम नहीं कर रही हैं शायद। अस्पताल के नए वार्ड की एक बेड पर नीरजा जी आंखें मूंदे पड़ी थी। उस समय ड्यूटी पर डॉक्टर उपाध्याय थे। मैं जाकर उनके कमरे में मिला। डॉक्टर उपाध्याय नौजवान थे और मेरे और नरेंद्र के बहुत घनिष्ठ थे। उन्होंने मुझसे बिना कुछ छुपाए जो कुछ कहा उसका बस एक ही मतलब निकलता था कि नीरजा जी की बीमारी आम नहीं है और उन्हें तुरंत बनारस शिफ्ट करना जरूरी था। मैंने श्याम सुंदर से क्या कहा था अब मुझे याद नहीं, पर मैंने जो कुछ करने को कहा था उन्होंने बिना किसी सवाल पूछे किया था। उस रात जिला अस्पताल की एम्बुलेंस में मैं, श्याम सुंदर और नीरजा जी जब चांदगढ़ से बनारस जाने के लिए निकले तब 9 बज रहे थे। उसी रात BHU में नीरजा जी का इलाज भी शुरू हो गया था। अगले दिन सुबह मुझे चांदगढ़ के जिला अस्पताल के एम्बुलेंस में ही वापस आ जाना था, पर ऐसा नहीं हो सका। मैं 7 दिनों तक चांदगढ़ लौट ही नहीं सका। उस समय शायद रात के 2 बज रहे थे। चूंकि फीमेल वार्ड के अंदर मरीज के पास किसी को रहने की इजाजत नहीं होती, इसलिए हम स्कूटर स्टैंड से सटे टीन के एक छप्पर के नीचे आ बैठ गए। न तो चांदगढ़ से चलने के पहले और न ही BHU में नीरजा जी को भर्ती करने के बाद अब तक श्याम सुंदर ने मुझसे कोई बात नहीं की, और जब तक नर्स ने ड्रिप चढ़ाने के लिए उससे नीरजा जी का हाथ नहीं मांगा, उसने अपने दोनों हथेलियों के बीच उनकी एक हथेलियों को मजबूती से पकड़े रखा। मुझे श्याम सुंदर कभी भी दिलचस्प इंसान नहीं लगे, पर आज मुझे कुछ हद तक वह बेवकूफ सा लग रहा था। टीन के छप्पर के नीचे बैठे श्याम सुंदर की ओर गर्म चाय का कुरबा बढ़ाते हुए मैंने कहा, श्याम सुंदर जी, सही वक्त पर हम नीरजा जी को यहाँ ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा इतना कहना था कि श्याम सुंदर फपक फपक कर रोने लगे। उनके कांपते हाथों से चाय का कुरबा भी छूट गया। भैया जी, नीरजा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? मैं नीरजा के बगैर मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भैया जी। मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं था। मैंने श्याम सुंदर जी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं? नीरजा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप हिम्मत रखिए। मेरी बातों का श्याम सुंदर पर लगता नहीं ज्यादा कुछ असर हुआ होगा। वह मुझसे लिपट कर रोने लगे। रोक लीजिए नीरजा जी को भैया जी, वह चली जाएगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? श्याम सुंदर जी यूं ही बड़बड़ा रहे थे। मुझे लगा कि बगैर सख्ती के ये आदमी मानने वाला नहीं था। मैंने थोड़ा कड़क कर उनसे कहा, आपको इस तरह बावला नहीं होना चाहिए। जरा अमल कमल की बात भी तो सोचिए। तब से आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं,
कि आपके लिए नीरजा जी के अलावा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। कमाल करते हैं आप। श्याम सुंदर जी देर तक खामोश बैठे रहे। इस बीच मैं अंदर जाकर नीरजा जी को देख आया था। नर्स ने बताया कि ड्रिप चल रही है, 7 दवाएं भी दी गई हैं। कल सुबह डॉक्टर साहब राउंड पर आकर एक बार देख लें तो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। श्याम सुंदर के लिए बिस्कुट और चाय लेकर जब मैं वापस टीम के छप्पर तले लौटा तो मुझे श्याम सुंदर कुछ शांत लगे। मैंने उन्हें चाय बिस्किट देते हुए नीरजा जी के बारे में नर्स की कही बातें बताई। श्याम सुंदर ने धीरे धीरे चाय पीते हुए मुझसे कहा था, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ, पर यकीन मानिए नीरजा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा, और उसका भी कोई नहीं है मेरे सिवा। अस्पताल के बाहर अक्टूबर की उस गुलाबी ठंड की रात में श्याम सुंदर मुझे निकलकर ले गए कोहरे के एक ठंडे से अतीत के लंबे सफर पर। सड़क पर बिछे हरसिंगार रजनीगंधा के कोमल फूल महकते रहे। रास्ते के दोनों ओर सपनों की रोशनी करती कंदीलों की कतारें गुनगुनाती रहीं और श्याम सुंदर मेरा हाथ थामे सारी रात न जाने कौन कौन से अनजाने द्वीपों की सैर कराते रहे। न जाने किन किन अपरिचितों से भेंट कराते रहे। एक परी कथा के उस राजकुमार से भी मिलवाया जो हजारों साल से हाथ में तलवार लिए, पंख लगे घोड़े पर सवार होकर बार बार आता रहा है और स्वप्न देश की राजकुमारियों को लाल लाल आंखों और लंबे लंबे नाखूनों वाले भयंकर राक्षसों के कैद से मुक्त कराकर अपने घोड़े पर बिठाकर चांद के देश को लौटाता रहा। सफर खत्म हुआ तो श्याम सुंदर ने कहा था, भैया जी न जाने क्या हुआ, आज की 15 सालों तक जिस बात को मैंने और नीरजा ने किसी से नहीं कहा वह मैं आपसे कैसे कह गया। कानपुर के मेस्टन रोड से सटा भाईलाल का हाता, जिस भाईलाल के नाम पर था वो सागर लाल के दादाजी थे। शहर के कई अनाज के आड़त, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, शिवालयों से लेकर शराब के ठेके, टॉकीज, होटल आदि इस परिवार के धंधे कारोबार के दायरे में आते थे। इसके अलावा उसे उठवा लेना, उसे गायब करवा लेना या आला को चुनाव जितवा देना, फला की जमानत जब्त करवा देना तो इनके लिए आम बात थी। इस परिवार के सागरलाल की शादी भरतपुर के बेनी बाबू की बेटी से धूमधाम के साथ हुई। सागरलाल घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उनकी बीवी सबकी छोटी बन गई। छोटी घर की और बहुओं से देखने में कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ उसके सुशील स्वभाव ने सबको मोहित कर रखा था। पर जब शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी उसके पांव भारी नहीं हुए तो धीरे धीरे लोगों से उसका मोह भंग होने लगा। पहले डॉक्टर क्लिनिक के चक्कर लगे, फिर साधु बाबाओं के पाठ यज्ञ करवाए, फिर एक दिन बड़े महाराज ने घोषणा कर दी कि बड़ी बहू से सागरलाल का वंश बढ़ने वाला नहीं था। दूसरे मुल्कों के बारे में तो मुझे पता नहीं, हिंदुस्तान की शायद हर भाषा में ऐसे शब्द हैं जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर जब किया जाता है तब ऐसे तेजाबी शब्दों का असर उन्हें ही पता चलता है जिनके बारे में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बांझ। बांझ एक ऐसा शब्द है जो हमारे समाज में पुरुषों के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता और यह देखने में छोटा क्यों न लगता हो, गहरे घाव करने की ताकत रखता है। छोटी पर इस जहर बुझे शब्द का वार शुरू होते ही देर न लगी और कुछ ही दिनों में छोटी को नए नए नियम कानूनों के बारे में भी पता चलने लगा। अगर घर से निकलते समय किसी बांझ की शक्ल दिखाई दे जाए तो लोगों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है। कोई जब स्टेशन पहुंचकर उसकी ट्रेन छूट जाती है तब इसका कारण खोजा जाता है तो पता चलता है कि घर से स्टेशन निकलते वक्त छोटी बहू छज्जे पर खड़ी दिख गई। बड़ी का बेटा 8वीं में दूसरी बार फेल हुआ तो इसका कारण बांझ छोटी निकली। अब वो हर सब काम
जो सागर लाल के परिवार में होते होते रुकने बिगड़ने लगे थे, अचानक ही उन सब के लिए जिम्मेदार वजह पता चल चुकी थी। सास ने छोटी बहू को नई नई हिदायत देनी शुरू की। सुबह जब तक घर के मर्द अपने अपने कामों पर निकल न जाए, अपने कमरे से ना निकलना। पड़ोस की कमला की गोद भराई का न्योता आया है, पर कहीं तू चली मत जाना उसके घर, बांझ औरतें वहां नहीं जाती। अपने अपनों से दूर अकेली जान, छोटी सी जिंदगी भारी लगने लगी थी। धीरे धीरे छोटी को भी यकीन होने लगा था कि इस घर में कुछ बुरा होता है, वह इस घर की मौजूदगी के चलते ही होता है। पर इसी बीच एक अच्छे काम की तैयारी ने घर पर जोर पकड़ लिया था। दीवारों की पुताई हुई तो खिड़की दरवाजों पर रंग चढ़े। बड़ी बहू ने सागर लाल की दूसरी शादी की बात छेड़कर घर का माहौल ही बदल दिया था। वैसे सागर लाल इस बात से बहुत उत्साहित था, ऐसा नहीं था, पर वे किसी अज्ञात कारण से छोटी से दूर रहने लगे थे। इसी बीच सागर लाल बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया। लिहाजा बांझ छोटी को अब घर के लोग पापिन डायन करमजली भी कहने लगे। ऐसे में एक दिन जब लंबी बीमारी के बाद सागर लाल चल बसे तो इसके लिए भी करमजली छोटी को ही लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। बेवा छोटी का अब इस घर में बने रहना घर के औरों के लिए शुभ नहीं होगा, ऐसा बड़े महाराज जी ने कह दिया। जायदाद में से डिलाइट सिनेमा, न्यू कश्मीर होटल और कुछ सागर लाल के हिस्से में था, उसे उसके भाइयों ने आपस में समझ लिया और सागर लाल की 13वीं के बाद बेवा छोटी को अपने मायके भिजवाकर गंगा जल से आंगन को धो लिया। छोटी अपने आंगन लौट आई तो 4 सालों के बाद छोटी का मायका अब मायका नहीं रहा। जहां कभी सावन के झूले थे, अमुआ की डारों पर पड़ा करते थे, भैया भाभी ने एक बात भी उससे नहीं की। माँ ने भैया से साफ कह दिया, अब जब तक मेरे साथ हैं और किसी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकूंगा। बाकी आप कहें तो आप दोनों को मथुरा और गुरुजी के आश्रम छोड़ाऊं। माँ को भी गुरुजी का आश्रम ही बस एक ऐसा ठिया दिखता था जहां वह अपनी बिटिया के साथ बाकी की जिंदगी काट सकती थी। माँ के बिस्तर पर सिमटी सारी रात रोती रही छोटी, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी और वह यह सब जानती थी कि गुरुजी का आश्रम नरक का दूसरा नाम है। लिहाजा अब उसे भागना था कानपुर से, ससुराल से, भरतपुरी से और मायके से और इस दुनिया से दूर और बहुत दूर। छोटे शहरों में मरने से ज्यादा लिहाजा उसे अब भागना था कानपुर से, ससुराल से, भरतपुरी से, मायके से और इस दुनिया से दूर और बहुत दूर। छोटे शहरों में मरने से ज्यादा तरीके नहीं होते। फिर भी बचपन से अब तक छोटी ने गांव में 5-6 लड़की औरतों को खुदकुशी की बात सुन रखी थी। फसल पर छिड़काव की दवा पीकर कई साल पहले मनुआ की औरत मरी थी, पर बाकी सभी औरतें गांव के पास ही सूर महल के खंडहर के पिछवाड़े की बावड़ी में डूबकर मरी थी। उसने पहले तय किया कि बहुत तड़के जब गांव की औरतें मैदान को जाती हैं वह खंडहर की बावड़ी चली जाएगी, पर बहुत सोचकर उसने खुदकुशी को सुबह के बजाय दोपहर तक के लिए टाल दिया था। वैसे भी कोई खंडहर की ओर नहीं आता था। दोपहर को तो खंडहर बिल्कुल सुनसान और वीरान रहता था। आज इतना ही। कल यानी रविवार को मैं आपको सुनाऊंगी क्या नीरजा ने खुदकुशी की या उसे किसी ने बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आमंत्रण दूंगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त निरंजन श्रोत्री जी को कि वो अपने युवा कवि को लेकर के आए और हम लोगों के बीच कुछ अच्छी नई कविताएं रखें। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, पीछे जाते हुए साल का कैलेंडर दिख रहा होगा आपको और आज हम सुनते हैं युवा कवि नित्यानंद गायन की कविताएं। नित्यानंद 24 परगना जिले पश्चिम बंगाल में पैदा हुए और इन्हें हमने जून 2013 के रेखांकित में प्रकाशित किया था।
नित्यानंद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और पौंडीचेरी विश्वविद्यालय से ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। 3 कविता संग्रह नित्यानंद के खाते में हैं। अपने हिस्से का प्रेम, तुम्हारा कवि और इस तरह ढह जाता है देश। बहस नहीं संवाद, ये नित्यानंद गायन की निष्पक्ष और फ्रीलांस पत्रकार के रूप में जाने जानते एक्टिविस्ट हैं, कई जन आंदोलनों से जुड़े हुए। यदि आपको नित्यानंद गायन की कविताओं को देखकर लगता है कि ये बहुत सरल कविताएं हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। ये सरल है लेकिन सपाट नहीं है। इनके भीतर, इनके ऊपर एक बहुत झीना सा आवरण है जिसको भेद कर आप नित्यानंद की कविताएं और नित्यानंद खुद को एक कवि के रूप में पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं नित्यानंद गायन की कविताएं। नमस्कार, मैं आज अपनी कुछ कविताएं आपके लिए पाठ कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आएगी। पहली कविता बिना शीर्षक का मैं सुना रहा हूं आपको। उन्होंने वर्दी की लाज रखते हुए गोली नहीं चलाई आदिवासी महिलाओं पर। उन्होंने वर्दी की लाज रखते हुए गोली नहीं चलाई आदिवासी महिलाओं और निर्दोष बच्चों और पुरुषों पर। कानून का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें बंदूक के बटों से बेरहमी से मारा। इतना मारा कि वे सब मर गए एक दिन। इतना मारा कि वे सब मर गए एक दिन। उन्हें मुख्यमंत्री के दफ्तर से गृह मंत्रालय का एक आदेश मिला है। देश में शांति और विकास के लिए ज़रूरी है हिंसा की समाप्ति। यदि हर वो व्यक्ति हिंसक है जो मांगेगा अपना हक, जो विरोध करेगा अपने शोषण का, वो बोलेगा सत्ता के जुल्मों के विरुद्ध, वे सभी हिंसक है। और इस हिंसा का सरकारी शांतिपूर्ण समाधान है कानून की बंदूक से जिसे मर्जी उसे मार देना। और इस हिंसा का सरकारी शांतिपूर्ण समाधान है कानून की बंदूक से जिसे मर्जी उसे मार देना। किसी के मन में किसी के प्रति नफरत, घृणा और हिंसा ने कब, क्यों और कैसे जन्म लिया, दमनकारी सत्ता कभी इसकी पड़ताल नहीं करती। देश खुद अपना नागरिक चुनता है या नागरिक देश को? यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है जैसे कि कोई बच्चा खुद चुनता है अपना घर, देश और माँ बाप, या वे तय करते हैं किस बच्चे को आना है उनके घर और देश में। सत्ता नागरिक को अपना गुलाम समझती है और महान देश के महान संस्कारी माँ बाप बच्चों को अपनी संपत्ति। और इसी क्रम में पति सम्राट हो गए, पत्नी हुई जुए के खेल में संपत्ति। हार के बाद दासी और लंका से लौटकर वह अपवित्र हो गई राजा की नज़रों में। विद्रोह उस सुतली बम की तरह है जिसकी बत्ती सुलगती है धीरे धीरे और फिर भड़ाम। मैंने बम की सुतली में आग लगा दी है। सुतली काट दो जल्दी या बंद कर लो अपने कान। अब मैं आपको दूसरी कविता सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है दीवार पर बाकी रह जाते हैं खून के धब्बे। अक्सर दंगों के बाद सभी दोषी निर्दोष पाए जाते हैं। बस शहर की सड़कों और गली की दीवारों पर बाकी रह जाते हैं खून के धब्बे। जले हुए घरों की अस्थियां और राख में छिपी हुई चिंगारी सन्नाटे में खो जाती है मासूम चीखें। आग जो लगाई गई है धर्म के नाम पर, उस पर हांडी चढ़ाकर इंसानी गोश्त पका रहा है नरभक्षी। गंगा किनारे सहमा हुआ है
नगर मोहल्ला। न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधकर सो गई है। आसमान पर फैल गए हैं धुएं के बादल और सब कुछ जल जाने के बाद शहर में अब कर्फ्यू लगा है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम यही पूरा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये अंक पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस आप हमें हमेशा भेजते रहते हैं। आपकी बात भी भेजिए। सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं हमारे लिए, कोई कमेंट भेजना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं। तो कल तक के लिए मेरा इंतज़ार करिएगा। रविवार कल मैं फिर आऊँगा आपके बीच में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।